तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है और आज जो कहानी मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने के लिए निकल रहा हूँ, ये उन दिनों की बात है जब मैंने नई नई दुकान खरीदी थी। कहते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे लिए अशुभ होती हैं और हम उन चीज़ों पर कुछ खास ध्यान नहीं देते, जिस वजह से हमारा कुछ ऐसा नुकसान हो जाता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। ऐसा ही एक किस्सा मेरी सोच से परे था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने मेरी ज़िंदगी में तहलका मचा दिया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी के इस दौर में मैं ऐसी चीज़ों से भी लड़ जाऊंगा जिनके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। तो आइए जानते हैं एक और किस्सा मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। दोस्तों, ये तब की बात है जब सन 2011 का दौर चल रहा था। उन दोनों मैंने अपने ज़िले में एक नई दुकान खरीदी थी। मेरे पापा एक मास्टर हैं और अब मेरी उम्र भी तकरीबन 32 साल की हो गई थी। भले ही मेरे पापा खूब पैसा कमाते थे, लेकिन इन दोनों मेरे घर परिवार की स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही थी। घर में पैसों का आना कम हो गया था। ऐसा नहीं था कि हमारे पास पैसों की कमी थी, लेकिन जो पैसा हमारे पास आता था तो वो तुरंत ही लग जाता था। यहाँ पर कुछ बीमारियां होना और भी काफ़ी सारे नुकसान थे। इस बात में कोई दौरा नहीं था कि इन दिनों हमारे दिन बहुत ही खराब चल रहे थे, जिस वजह से इस तरीके की घटनाएं होना एक आम बात है। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता गया और उसके बाद मेरे पापा ने बाजार में 53 लाख रुपए की दुकान खरीदी थी और दुकान के ऊपर हमें कपड़े बेचने का काम करना था। पहले हमें डिलीवरी मंगवानी पड़ती थी और फिर उन कपड़ों की जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें हम अपनी दुकान में रखवा लेते थे और उन्हें बेचा करते थे। पहले ही महीने से दुकान ने एक अच्छी कमाई का उछाल लिया। पैसे कमाने का इतना अच्छा जरिया मुझे आज तक नहीं मिला था। कपड़ों की शॉपिंग में कुछ दिनों के अंदर ही काफ़ी हद तक अच्छी कमाई करने लगी थी। सभी को काफ़ी खुशी हो रही थी और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमने एक महीने के अंदर ही एक अच्छी खासी रकम कमा ली थी। फिर उसके बाद एक दिन मुझे पता चला कि मुझे दुकान के सिलसिले में अजमेर के लिए निकलना होगा और अजमेर राजस्थान का एक जिला है और उस जिले के अंदर बुनाई जैसी चीज़ों का काम किया जाता है। उसी के सिलसिले में मुझे अजमेर के लिए निकलना था। वहाँ कुछ डिस्काउंट वगैरह की भी प्रॉब्लम हो गई थी और अब कुछ दिनों के अंदर ही मैंने अपनी दुकान को बढ़ाना शुरू कर दिया था। मैंने अपनी दुकान को कपड़ों से लबालब भर दिया था और इसी बीच मुझे काम के सिलसिले में अजमेर के लिए निकलना पड़ रहा था। मेरे पापा इस बार मेरी कमाई से काफ़ी ज़्यादा खुश थे और वो हर दिन रात को मेरे साथ फ़ोन पर बात किया करते थे, क्योंकि इन दिनों मैं दुकान के सिलसिले में काम से यहाँ बाहर ही रहता था, गाँव नहीं जाता था मैं। इसी बीच मैं नेशनल हाईवे को पकड़ता हुआ अपने एक खास दोस्त अजय के साथ अजमेर की तरफ रवाना हो गया। उन दोनों हम इतना तो जानते थे कि हमें आते आते काफ़ी देर होने वाली है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें आधी रात भी हो जाए और उसके बाद मैं और मेरा दोस्त अजय हम दोनों तुरंत उस तरफ निकल पड़े। हम नहीं जानते थे कि अजमेर में भी कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनके बारे में लोग कुछ अजीब बातें बताते हैं। हम उन चीज़ों पर कुछ खास विश्वास नहीं करते थे, जिस वजह से अजय ने कहा, भाई भूत प्रेत के ऊपर विश्वास वही लोग करते हैं जो पुराने होते हैं या फिर उनके दिमाग में गंदगी भरी हुई होती है। क्योंकि इसी तरह हम चलते चलते एक भूत बंगले के पास आ गए थे। लोगों का मानना था कि राजस्थान का ये प्रसिद्ध बंगला है और यहाँ पर भूत प्रेत जैसी चीज़ों को दिखाया जाता है, मनोरंजन के लिए ही सही, लेकिन भूतों का नाम सुनते ही हमारी आंखें चमक उठी। पता नहीं क्यों, लेकिन उस भूत बंगले को देखते ही मेरे मुंह से ये बात निकल गई और फिर उसके बाद मैं और मेरा दोस्त हम उस भूत बंगले के बारे में बात करते करते भूत प्रेत में आकर अटक गए। इसी बीच मेरे दोस्त अजय ने कहा, यार मेरे दादाजी भी भूत प्रेत को काफ़ी ज़्यादा मानते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ अजय के दादाजी ही इन भूत प्रेतों को मानते थे। जो लोग पुराने होते थे वो सभी इन चीज़ों में विश्वास करते थे, लेकिन आधुनिक दुनिया में सब कुछ बदलने वाला था। आज की दुनिया में कोई भी इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानता था और सभी के लिए मजाक बनकर रह गया था। पर मुझे क्या पता था कि जिन चीज़ों को मैं मजाक के तौर पर ले रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी से खेल सकती हैं। उन दिनों तो मैं किसी तरह से उस जगह पर पहुंच गया जहां पर मुझे मीटिंग अटेंड करनी थी और मीटिंग का पूरा काम निपटाने के बाद अब वक्त हो चला था वापस मुझे अपने घर की तरफ रवाना होने का। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि अभी जो होने वाला है वो ना सिर्फ मेरी सोच से परे होगा, बल्कि मेरा दोस्त अजय भी इन चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। उसके बाद हम दोनों अपनी बाइक पर सवार हो गए और तुरंत ही वहां से निकलने लगे। आते समय मेरे पापा ने बताया था कि अजमेर का वो रास्ता कोई छोटा रास्ता नहीं है, हमें उसके लिए गाड़ी लेकर जानी चाहिए। लेकिन मैंने पापा की बात नहीं मानी थी और सर्द रात में बाइक चलाना ही ठीक समझा था।
मुझे क्या मालूम था कि आते आते मुझे रात के 11:30 हो जाएंगे और ऊपर से अब ये 3 से 4 घंटे का सफ़र है। मुझे बहुत ही हद तक परेशान कर सकता था, लेकिन अब घर जाने के अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं था, क्योंकि मुझे आज के आज ही अपने घर पर जाकर दुकान का कारोबार भी संभालना था, जिस वजह से मुझे काफ़ी जल्दी निकलना पड़ रहा था। वैसे अगर मैं चाहता तो सुबह ही निकल सकता था, लेकिन अब मेरी मजबूरी हो गई थी, तो मुझे अभी और इसी वक्त निकलना पड़ रहा था। ऊपर से ठंड भी काफ़ी थी, तो ऐसा लग रहा था कि आज मैं ठंड के अंदर बाइक को ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता था। ना चाहते हुए भी मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और उसके बाद मैं अपने दोस्त अजय के साथ वहां से निकल पड़ा। मैं जानता था कि रास्ते के बारे में लोग काफ़ी बनावटी बातें बनाते हैं और उसे भूत प्रेत का दर्जा देते हैं, लेकिन इन चीज़ों में कुछ खास विश्वास करना मुझे पसंद नहीं था। इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया। कुछ दूर आगे जाने के बाद अजय ने बताया कि यहाँ से ठीक आगे एक कृष्ण भगवान का मंदिर है, तो हमें उस मंदिर के अंदर रुकना चाहिए। मुझे भी अजय की बात काफ़ी हद तक ठीक लग रही थी, तो मैंने अपने दोस्त अजय को कहा, अगर तुम्हारी मर्जी है तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुककर आराम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं अपने दोस्त अजय के साथ उस कृष्ण भगवान के मंदिर के अंदर चला गया। जैसे हम उस मंदिर के अंदर पहुंचे तो वहां के पुजारी ने हमें देखा और हमें अपने सामने बिठा लिया। ठंड काफ़ी थी और मैंने जैकेट पहना हुआ था, तो उस पुजारी बाबा ने कहा, लगता है तुम काफ़ी लंबी यात्रा करने वाले हो। इस पर मैंने अपनी गर्दन को हिलाते हुए कहा, हाँ बाबा, वो मैं अपने घर जा रहा हूँ। मेरी बात को जानने के बाद उस पुजारी बाबा ने कहा, वैसे रास्ता कुछ ठीक नहीं है, इसलिए तुम दोनों को काफ़ी संभल कर जाना चाहिए। मैं उस पुजारी बाबा की बात सुनकर थोड़ा अचंभित रह गया, क्योंकि उसे कैसे पता कि हम उस रास्ते से जाने वाले हैं जिस रास्ते पर काली शक्तियों का मंडराने का दावा किया जाता है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस लोगों का भ्रम होता है ये, जो आज टूट जाएगा। इतना कहते ही मैं जोर से हंसने लगा, लेकिन मेरी बात को सुनकर उस पुजारी बाबा ने कहा, देखो बेटा, आज से कई दिन पहले तुम्हारी तरह एक बड़े शहर में रहने वाला एक आदमी मेरे पास आया था। उसने भी यही बात कही थी कि लोगों का भ्रम होता है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसका अंदाज़ा लगा पाना भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी और जैसे मैंने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटे की फटी रह गई। फिर मेरे सामने बैठे उस पुजारी बाबा ने कहा, देखो बेटा, आज रात के लिए अगर तुम कहीं ठहर जाओ तो ही तुम्हारे लिए सही होगा, और अगर तुम आज रात के लिए नहीं रुकोगे तो फिर तुम्हारे लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। उसने अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी मैंने फ़ोन उठा लिया और फ़ोन के उठाते ही सामने की तरफ से आवाज़ आई, अरे बेवकूफ़, तुझे मैंने किसी काम के लिए भेजा था और तू अभी तक नहीं आया। दरअसल मेरा परिवार हमारे घर के लिए और हमारे परिवार के लिए काफ़ी मायने रखने वाला परिवार था। उस परिवार ने ही मेरे पापा को सरकारी जॉब दिलवाई थी और उनकी वजह से ही आज हम एक अच्छी पोजीशन पर थे। हम उनकी हर एक बात मानते थे और उनका हर एक काम करते थे, हालांकि उनके और हमारे बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पुजारी बाबा की बात सुनकर मैंने सोचा कि आज रात के लिए मैं किसी होटल पर ठहर जाऊंगा। अगर लोग इतना ही कह रहे हैं तो मुझे आज रात रुक जाना ही चाहिए। लेकिन उसके बाद मेरे पापा ने मुझे बताया कि मेरे परिवार के कुछ मामलों में गड़बड़ हो गई है और उन्होंने अचानक ही आधी रात को याद किया है और अब तक मुझे घर होना चाहिए था, ना कि कहीं घूमना चाहिए था। पापा की बात सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जो दूसरे परिवार का रुतबा था वो हमसे कहीं ऊपर था। उनके पास इतना पैसा था कि हमारी फैमिली उनके पैसे के सामने किसी समुद्र के पानी के बूंद के बराबर होती हो। इतना तक तो ठीक था, लेकिन जब मुझे पता चला कि उस परिवार ने अर्जेंट मुझे याद किया है तो मैं एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहता था। मैंने उस पुजारी बाबा से कहा, बाबा अब मुझे निकलना होगा, क्योंकि अब मेरे सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। और फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्त अजय का हाथ पकड़ा और हम दोनों तुरंत ही बाइक के पास पहुंच गए थे। अजय मुझे इस तरह चिंता में देखकर थोड़ा अचंभित हो गया था, लेकिन उसके बाद मैंने अजय को पूरी बात बता दी। मेरी बात सुनकर मेरे दोस्त अजय ने कहा, यार ये तो बड़ी ही विकट समस्या है, हमें जल्दी चलना चाहिए। उस कड़कड़ाती हुई ठंड के अंदर भी अब मुझे ठंड लगनी भी बंद हो गई थी, क्योंकि उस परिवार के रुतबे ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो मेरे परिवार के साथ कुछ गलत ना कर बैठे, क्योंकि उनका गुस्सैल स्वभाव बड़ा ही खतरनाक होता था और मेरा पूरा परिवार उनसे घबराता था। इस बार मैंने पहले की तरह बाइक को धीरे चलाना ठीक नहीं समझा और अब तो मेरे जिस्म को भी ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। मैं काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि हमारी बाइक अचानक से झटका खाने लगी थी। बाइक को झटका खाता हुआ देखकर हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि हमारी बाइक के अंदर कोई दिक्कत आ गई हो
उस वक्त मैं अपनी बाइक को रोकना तो चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैंने इस वक्त अपनी बाइक को रोक लिया तो फिर कुछ गलत हो सकता था, इसलिए मुझे नहीं रुकना चाहिए। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। जैसे मैंने बाइक को आगे बढ़ाया तो बाइक की चैन एकदम से टूट गई और चैन टूटने के साथ ही मेरी उम्मीदें भी एकदम से बिखर गईं। मैं अब बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस गया था। मेरा माथा सटकने लगा था और अब मेरा दिमाग घूम चुका था। फिर दोबारा मेरे फ़ोन की घंटी बजी और उसके बाद मैंने जैसे अपने फ़ोन की तरफ देखा तो फ़ोन पर पापा थे। मैंने तुरंत ही फ़ोन उठाया तो पापा ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, अरे बेटा कहाँ पर हो तुम, घर नहीं आए? पापा की बात सुनकर मैं हैरान हो गया था। उसके बाद मेरे पापा ने कहा, सुबह से तुमने मुझे कोई बात नहीं बताई और ना ही सुबह से कोई फ़ोन किया, वहाँ पर सब ठीक चल रहा है ना? इतना सुनते ही मैं ऊपर से नीचे तक पूरा ठंडा पड़ गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पापा मुझे ये बात बोल सकते हैं। उसके बाद जब मैंने पापा के सामने कुछ बोलने की कोशिश की तो फ़ोन एकदम से कट गया। मुझे पता चला कि वहाँ तो नेटवर्क ही नहीं था। और फिर जब मैंने पापा की कॉल डिटेल हिस्ट्री देखी तो मुझे पता चला कि पापा ने तो मुझे अभी फ़ोन किया था, यानी कि इससे पहले जो फ़ोन मुझे आया था वो फ़ोन नहीं था, लेकिन मेरे साथ कोई हादसा हो चुका था। उस वक्त मेरा तो पूरा दिमाग ही घूम गया। और उस वक्त जब मैंने दोबारा अपने पापा को फ़ोन लगाने की कोशिश की तो मेरी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी मैं अपने पापा को फ़ोन लगा नहीं पा रहा था। मैंने काफ़ी बार कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी हर कोशिश लगातार फेल होती जा रही थी। मैं पापा को फ़ोन करने में सक्षम नहीं था। और उसके बाद मेरे दोस्त अजय ने कहा, भाई लगता है कुछ दिक्कत हो गई है। लोगों का कहना बिल्कुल ठीक था, इस जगह पर कोई नॉर्मल चीज़ नहीं रहती, यहाँ पर भूत प्रेत का वास है। जैसे मैंने ये बात अजय के मुँह से सुनी तो मैं उसकी तरफ घूरते हुए उसे देखने लगा। पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरे फ़ोन के अंदर से हिस्ट्री क्लियर हो गई होगी, लेकिन उसके अंदर तो बाकी कॉल्स की भी हिस्ट्री दिखा रही थी। तो ये कहना तो सरासर एक बेवकूफ़ी भी हो सकती थी कि मेरे फ़ोन के अंदर से कुछ चीज़ें अपने आप ही रिमूव हो गई थी। उसके बाद जब मुझे लगा कि शायद कुछ गलत हुआ है तो उसके बाद मैंने दोबारा अपने फ़ोन के अंदर में उसे हिस्ट्री को चेक करने की कोशिश की, लेकिन फिर से मुझे वही देखने को मिला। और इसी बीच मुझे ऐसा लगा कि सड़क के ऊपर हम दोनों के अलावा भी किसी की आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ किसी के चप्पल पटकने की थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपनी चप्पलों को घसीटते हुए हमारी ओर आ रहा है। फिर उसके बाद जब मैंने अपने दोस्त अजय के पीछे देखा तो मुझे वहाँ पर कुछ चलता हुआ नजर आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई उल्टा चल रहा था। मैंने अजय से कहा, भाई अपने पीछे तो देख। और जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं तो एकदम से चिल्लाने लगा। अजय को तो कुछ और ही नजर आ रहा था और अजय को ऐसा लग रहा था कि कोई गर्दन कटा हुआ आदमी लगातार हमारी तरफ बढ़ रहा है। और उसकी इस हरकत ने मुझे भी काफ़ी हद तक डरा दिया था। लेकिन जैसे मैंने उसे ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि सच में वो कोई गर्दन कटा हुआ ही था जो लगातार हमारी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। और उस वक्त मैं इतनी बुरी तरह से डर गया था कि मेरी जुबान तक बाहर नहीं आ रही थी। और इससे पहले मैं कुछ कर पाता कि मेरा दोस्त अजय धूम दबाकर सीधा सड़क की तरफ भागने लगा। और उसकी इस हरकत को देखकर मैं भी तुरंत ही उसके पीछे पीछे तेज रफ्तार से वहां से भागकर निकलने लगा। हमारी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि हम ना तो वहां से भाग सकते थे और ना ही हम उस इंसान की तरफ निकल सकते थे जिसकी गर्दन कटी हुई थी। हमारे दिमाग से सारी चीजें बाहर हो चुकी थी। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बाद मेरा दोस्त भागता हुआ एक खेत के अंदर घुस गया और उसके पीछे मैं भी उसी खेत के अंदर चला गया। हम दोनों ने देखा कि उस खेत के अंदर एक टापू सा बना हुआ था और उसके अंदर कुछ लोग मौजूद थे। उन्हें देखते मेरी जान में जान आई और उसके बाद मैं अजय के पीछे पीछे उसी खेत के अंदर चला गया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि छलावा नाम की एक चीज़ होती है जो किसी भी वक्त हमें किसी भी तरह से छल सकती है। उसके बाद जैसे मेरा दोस्त उस खेत के अंदर पहुंचा तो उसने मुझे आवाज़ देना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा है, लेकिन वो कुछ दूर था। जैसे मैं उस खेत के अंदर पहुंचा तो उसने मुझे वापस से वहां से भागने का इशारा कर दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि एक तो वो खुद यहाँ पर आकर फंस गया और अब मुझे यहाँ से भागने को क्यों बोल रहा था। मैंने उसकी एक भी बात नहीं मानी और सीधा उसके पास चला गया। जैसे उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर जो लोग मौजूद थे वो कोई नॉर्मल नहीं थे। वो देखने में काफी अजीब थे। किसी की गर्दन नीचे की तरफ झुकी हुई थी तो किसी का हाथ कटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इन सभी को कुछ तो बीमारी हुई है या फिर इन सभी के साथ कोई हादसा हुआ है। पहले तो मैं इधर उधर देखने लगा लेकिन इससे भी कोई बात नहीं बन रही थी। मैं समझ तो गया था कि दाल में कुछ तो काला है, लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था।
एक तो मेरा दोस्त पूरी तरह से घबराया हुआ था और ऊपर से वो बार बार वहां से भागने की बात कर रहा था। मुझे उसकी हरकतें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद मेरे दोस्त ने बताया कि हम जिस जगह पर खड़े हैं वो एक कब्रिस्तान का हिस्सा है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले तो मैंने इधर उधर देखा, लेकिन बाद में मुझे कब्रिस्तान का इलाका नजर आने लगा, जिसे देखते मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। मेरी आंखें चौड़ी हो गई थी और मेरे दिमाग खिसकने लगा था। मैं समझ गया था कि यहाँ पर कुछ तो अजीब चल रहा था और इससे पहले ही मुझे ये एहसास हो गया था कि ऐसी जगह पर भूत प्रेत का होना एक आम बात होती है। भूत प्रेत का नाम सुनते ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे। मैं बुरी तरह से घबराने लगा था और उसके बाद मैंने झटके से अपने दोस्त का हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ पकड़ते ही मेरे बदन में आग लगने लगी। बस मुझे यहाँ से निकलना था। फिर उसके बाद मैंने आओ देखा ना ताव और वहां से मौका पाते ही मैं भागने लगा। मेरा दोस्त भी मेरे साथ साथ भाग रहा था, लेकिन उसके भागने की गति मेरे बराबर की नहीं थी। वो बहुत ही धीरे धीरे भाग रहा था, लेकिन मैं उसका हाथ पकड़ के उसे वहां से जल्दी भगाने की कोशिश कर रहा था। हम दोनों कुछ दूर तक तो ऐसे भागते रहे, लेकिन उसके बाद अचानक ही ऐसा लगने लगा जैसे कि हमारे पीछे की तरफ बहुत सारे लोगों की कदमों की आहट आ रही है। और जैसे हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमने पाया कि हमारे पीछे भूतों का एक पूरा झुंड पड़ गया है और ये वही था जिनकी आंख नाक सर कटा हुआ था और देखने में वो किसी शैतान की तरह लग रहे थे। हम तब तक नहीं रुकने वाले थे जब तक कि किसी गांव के अंदर दाखिल नहीं हो जाते और अपनी जान नहीं बचा लेते। हमारी बाइक तो खराब हो चुकी थी, लेकिन इन छलाबों ने हमारे साथ जो किया था उसे सोच सोच कर मेरा भी दिमाग खराब होता जा रहा था। पहले तो मेरे फ़ोन पर एक फ़ोन आना और उसके बाद ऐसी जगह पर आ जाना जहां पर भूत प्रेत का होना एक आम बात थी। कब्रिस्तान जैसे इलाके में वैसे भी लोगों को दफनाया जाता है और मेरे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि दफनाए हुए लोगों की आत्मा कभी भी संतुष्ट नहीं होती और वो भूत प्रेत बन जाते हैं। अब इस चीज को सोच सोच कर आज मुझे काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। आज से पहले मैं भूत प्रेत के नाम से भी बिल्कुल नहीं डरता था, लेकिन उसके बाद मैं और मेरा दोस्त हम दोनों सरपट उस सड़क के ऊपर भागते रहे। कुछ दूर भागने के बाद हम दोनों उसी सड़क के ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां पर कोई एक बड़ी सी ध्वजा लगी हुई थी और उस ध्वजा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर किसी भगवान का मंदिर बना हुआ है, लेकिन वो भी हमसे काफी दूर था। और इससे पहले वहां पर मौसम का हाल एकदम से बिगड़ने लगा और ऐसा लग रहा था कि अब बहुत ही जोर का तूफान आने वाला है। चारों तरफ कोहरा छा गया था और लाल लाल रंग का ये रंग साबित कर रहा था कि तेज आंधी का आगमन होने वाला है। और मेरा दोस्त अजय, हम दोनों काफी ज्यादा घबरा गए थे, लेकिन हम दोनों किसी तरह हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे। और फिर अचानक वहां तेज आंधी का आना शुरू हो गया। आंधी की वजह से पेड़ टूट कर सीधे सड़क के बीच में गिरने लगे थे और हमारा रास्ता भी ब्लॉक होने लगा। लेकिन हम दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और हमें तो सामने की तरफ जो ध्वजा नजर आ रही थी, हम दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगे। हम अपनी मौत और जिंदगी से खेल रहे थे, क्योंकि हम कभी भी मौत के घाट उतर सकते थे और अगर हम इसी तरफ भागते रहे तो अपनी जिंदगी बचा भी सकते थे। हमारे पास दो ऑप्शन बचे थे, या तो हम अपनी जिंदगी पर खेलकर जिंदगी बचा लें या फिर जिंदगी पर ना खेलकर मौत को प्राप्त कर लें। उसके बाद हम दोनों किसी तरह जल्दी भागते हुए उस जगह पर पहुंच गए जहां पर खाटू श्याम बाबा का मंदिर बना हुआ था। और उस खाटू श्याम बाबा के मंदिर के पास आते ही हमारी जान में जान आई। अब तक तो मेरे पूरे शरीर के अंदर जोर की हलचल होना बंद हो गई थी और मैं काफी नॉर्मल भी हो गया था। वहां पर एक पुजारी बाबा भी बैठे हुए थे और पुजारी बाबा को देखकर मेरी आंखें चौड़ी हो गई। मैं जल्दी से उनके पास गया और मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। मेरी बात सुनकर उस पुजारी बाबा ने कहा, बेटा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब वो तुम्हारा पीछा छोड़ चुकी है। जिसका तुम्हें फोन आया था वो छलावा ही था, क्योंकि आते वक्त तुमने गलत जगह पर टॉयलेट कर दिया था और जिस वजह से वो काली शक्तियां तुमसे नाराज हो गईं और तुम्हें फॉलो करने लगी। लेकिन अब यहाँ पर आकर तुमने अपने आप को सुधार लिया है, अब वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। दोस्तों, उस दिन तो मैं अपने दोस्त अजय के साथ घर लौट आया, लेकिन अब मुझे ये एहसास होता है कि राजस्थान कितना भयानक राज्य है। पहली बार में ही मेरे साथ एक भयानक हादसे ने जन्म ले लिया था और फिर उसके बाद मैं कभी भी राजस्थान में नहीं गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।